वर्ग दशम संस्कृत। आज हम लोग विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। चूंकि इससे पूर्व जो है व्यंजन संधि और स्वर संधि और व्यंजन संधि के सभी नियमों का हम लोगों ने श्रवण किया था। आज विसर्ग संधि पे चर्चा करेंगे। विसर्ग संधि की परिभाषा होती है कि विसर्ग के साथ है स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात जोड़ के बाईं ओर जो है इधर विसर्ग रहेगा, जोड़ के बाईं ओर से कोई स्वर वर्ण भी आ जाए कोई हर्ज नहीं, या फिर विसर्ग के बाद कोई व्यंजन वर्ण आवे तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन कहलाएगा विसर्ग संधि, चूंकि विसर्ग के साथ ये मिल रहा है। इसके जो नियम है, अगर इसके नियम पर अगर बच्चे आसानी से ध्यान अगर दें तो बड़ी सरलतम रूप से इस चीज को याद किया जा सकता है। क्योंकि स्वर संधि और व्यंजन संधि के नियमों से विसर्ग संधि के नियम बहुत ही आसान होते हैं। पहला इसका नियम है, एक में दो नियम है, क ख करके है। पहला नियम है हसी च। हसी च नियम कहता है कि यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का तलाविश हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद त या थ अगर आवे तो विसर्ग का मूर्धन्य हो जाता है। तो विसर्ग का मूर्धन्य, और यदि त या थ आवे तो विसर्ग का दंत स हो जाता है। तो विसर्ग का दंत स हो जाता है। नियम एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि विसर्ग के बाद च या छ आवे तो विसर्ग का तलाविश, ट या ठ आवे तो विसर्ग का मूर्धन्य, और यदि तो या थ अगर आता है तो विसर्ग का दंत स हो जाता है। उदाहरण के नीचे दिया हुआ है, जैसे निह जोर चय। यहाँ स्पष्ट देखें, विसर्ग के बाद यहाँ च आया हुआ है, निसंदेह विसर्ग का तलाविश हो जाएगा और ये निश्चय हो गया। दूसरा है धनु जोर टंकार। देखो विसर्ग के बाद यहाँ कौन सी आया है ट, तो विसर्ग किस रूप में बदलेगा मूर्धन्य स में, यहाँ हो गया धनुष टंकार। उसी तरह विसर्ग के बाद तो या था, तो विसर्ग के बाद यहाँ तो आया हुआ है तो विसर्ग का दंश हो गया तो वह हो गया विस्तार। इसी का एक दूसरा ख नियम है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व और ह, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का उ हो जाता है और उ अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर के ओ बन जाता है। उदाहरण से स्पष्ट करेंगे आप। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मनः जोर रथ। विसर्ग है, विसर्ग से पहले नौ में अ है। नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो तो विसर्ग से पहले नौ में अ है, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, चाहे य, र, ल, व, तो र यहाँ आया हुआ है। तो नियम कहता है कि विसर्ग जो है सो उ में बदल जाएगा और उ अपने पूर्ववर्ती यानी इससे पहले वाला वर्ण यानी अ है, इसके साथ ही मिलकर के ओ बना लेगा। तो यहाँ ओ बन गया और हो गया मनोरथ। उसी तरह दूसरा कोई उदाहरण अगर यहाँ पर देना चाहोगे, जैसे सरह जोर वरह अगर लिखते हैं, सरह अजोर वरह भी अगर लिखोगे तो यहाँ यह नियम देख लो कि सरह विसर्ग के पहले र में अ है, विसर्ग के बाद व आया तब विसर्ग का उ हो जाएगा, उ अपने पूर्ववर्ती अ के साथ मिलकर के उ हो जाएगा और ये बन जाएगा सरोवरः। ध्यान पुनः
इसी हंसी चाह का जो नियम है, यदि विसर्ग के बाद च छ रहे तो विसर्ग का तलबी स, ट ठ रहे तो दंश, त थ रहे तो मूर्धन्य। उसी का दूसरा नियम है कि विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह में से कोई भी हो तो विसर्ग का उ हो जाता है। उ अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर के ओ हो जाता है। इसका दूसरा नियम है अवासरी। नियम कहता है कि यदि विसर्ग के बाद कोई भी सकार हो, सकार का मतलब होता है 100 तरह का वर्ण, जो है 3 तरह का स्वर है, तलावे स, मूर्धन्य स, दंश, कोई भी स हो, विसर्ग के बाद कोई भी स हो तो विसर्ग उसी सकार में बदल जाता है। यानी विसर्ग के बाद अगर तलावे स है तो विसर्ग भी तलावे स बदल जाएगा। विसर्ग के बाद यदि दंश रहेगा तो विसर्ग भी दंश में बदल जाएगा, और यदि विसर्ग के बाद मूर्धन्य रहेगा तो विसर्ग भी मूर्धन्य में बदल जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ आप देख रहे हैं दुह जोड़ शासन, विसर्ग के बाद यहाँ तलावे स है तो यह विसर्ग भी इसी के तलावे स के, इसी स के रूप के जैसा हो गया, और ये हो गया दुशासन। यहाँ लिखा है निह जोड़ संदेह, यहाँ विसर्ग के बाद दंश है तो विसर्ग भी दंश। पहले ध्यान ये रहना चाहिए, विसर्ग की मात्रा आधी होती है, जब भी बदलेगा तो आधे में रहेगा। तीसरा इसका नियम है रोड़ी। नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ई हर्षई या हर्षऊ हो, विसर्ग से पहले हर्षई या हर्षऊ हो और विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा हर्षई हर्षऊ जो है क्रमशः दीर्घई या दुर्गऊ में बदल जाता है। उदाहरण जैसा दिया हुआ है निह जोड़ रोग, यहाँ देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले नौ में हर्षई है, विसर्ग के बाद र है, निसंदेह विसर्ग का लोप हो गया और ये हर्षई जो है यह दीर्घई में बदल गई और यह हो गया निरोग। उसी तरह दूसरा उदाहरण है दुह जोड़ राज, देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले हर्षऊ है, विसर्ग के बाद र है, विसर्ग का लोप हो गया, हर्षऊ जो है वह दुर्गऊ में बदल गया और ये हो गया दुराज। चौथा इसका नियम है ससजुसहरु। ये नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। ध्यान रहे विसर्ग की मात्रा आधी होती है, आधे र में हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसा लिखा हुआ है निह जोड़ जलम, देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले अ को छोड़ दिया है, अ छोटा सही है, विसर्ग के बाद जो किसी न किसी वर्ण का तीसरा अक्षर है, इस हिसाब से विसर्ग का र हो गया और यह विसर्ग यहाँ र में बदल गया, लिखा गया निर्जलम। दूसरा उदाहरण है दुह जोड़ गंध, देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले अ को छोड़कर अ छोड़कर उ है, विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा अक्षर है, इस हिसाब से विसर्ग का र हो गया और ये बन गया दुर्गंध। इसका पांचवा नियम है, जो नियम लिखा है अतो रोर पलूत अध पलूते, इसमें दो नियम है क और ख। पहला क नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो तो, यदि विसर्ग से पहले भी अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है और बाद वाला जो अ आता है वह अपने संकेत रूप में लिखा जाता है। अ का अर्ध स्वरूप है, ये संकेत रूप होता है। जैसे उदाहरण के साथ यह लिखा हुआ है प्रथम जोड़ अध्याय, यहाँ देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले भी म में अ है और विसर्ग के बाद भी यहाँ अ आया हुआ है, तो ये विसर्ग अपने इस अ के साथ मिल करके ओ का निर्माण करता है, तो यह ओ प्रथमो हो गया और ये बाद वाला अ जो है वो अपने संकेत रूप में लिखाएगा और इस हिसाब से ये हो गया प्रथमो अध्याय। उसी तरह सह जोड़ अवदत, विसर्ग से पहले स में भी अ है, अवदत का पहला अक्षर अ है, ये ओ हो जाएगा, सो हो गया, बाद वाला अ अपने संकेत रूप में लिखा गया, ये सो अवदत हो गया। उसका दूसरा नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क, ख, प, फ, इन चारों में से कोई भी अगर हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है। जैसे पयह जोड़ पान,
देखेंगे विसर्ग से पहले य में अ है और विसर्ग के बाद प आया हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे है वैसे ही लिखा गया। दूसरा उदाहरण प्रातः जोर काल, देख रहे हैं विसर्ग से पहले तो में अ है, विसर्ग के बाद क ख प फ में से क यहाँ आया हुआ है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है वैसे लिखा गया। लास्ट नियम है इदुद पदस्य च अप्रत्ययः, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ इन चारों में से कोई हो तो विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है, जैसे निह जोर कपट। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है निह जोर कपट, विसर्ग से पहले नौ में हर्षई है, विसर्ग के बाद क आया हुआ है, विसर्ग का मूर्धन्य सा हो गया निश कपट। उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग के बाद प है, निह जोर प, तो विसर्ग का मूर्धन्य सा हो गया और ये हो गया निष्पा। इस प्रकार से दशम वर्ग के लिए संधि जो है, जो नियम प्रारंभिक रूप में याद करने हैं, स्वर संधि से लेकर के विसर्ग संधि तक के जो भी नियम मैंने लिखा रखा है वह सभी नियम को याद करने हैं। एक बार में तो याद होगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके उसको याद करना है। विशुद्ध उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे भी और उसके आधार पर प्रत्येक नियम जो आप बनाए उसके आधार पर कुछ उदाहरण बना के रखेंगे। जो उदाहरण मैंने दे रखा है इसको छोड़ करके दूसरा कोई शब्द रख करके उसका करेंगे। धन्यवाद।